नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में फिर तनाव और क्रूड के उछाल से बाजार में कमजोर शुरुआत, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी 70 पॉइंट से ज़्यादा फिसल कर 24,000 के करीब। बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट्स कमजोर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज फिर आउट परफॉर्मेंस। एनबीएफसीज रियल्टी और मेटल में हल्का दबाव, करीब %, नीचे तीनों ही सेक्टर इंडेक्सेस। वहीं डिफेंस और कैपिटल गुड सेक्टर में हल्की खरीदारी का। कच्चे तेल में उछाल और इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर डिमांड बढ़ने से रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। पहली बार $1 का भाव 95 रुपये 39 पैसे के स्तर तक पहुंचा। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीडी पड़े सटीक। अच्छे नतीजों से करीब 10% दौड़ा टाटा टेक, लेकिन कमजोर नतीजों से फिसला मंडानुम फाइनेंस। वहीं स्पॉटलाइट एचएल में खरीदारी कायम। उधर चार्ट जीपीडी कमजोर चार्ट्स के चलते इंडियन बैंक में गिरावट कायम। अच्छे नतीजों के बाद कैम्स और पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी 3 से 5% चढ़कर दोनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं शोभा में भी करीब 4% की मजबूती, लेकिन रिजल्ट के बाद केआई इंडस्ट्रीज 5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही टाटा केमिकल्स और आरती इंडस्ट्रीज भी फिसले। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में शुरुआत करेंगे वीरोर में, और हमारे साथ इस शो में पिछले शो से मानस जायसवाल और प्रकाश काबा बने हुए हैं। विकास सालुंके और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा होंगे और टेक्निकल्स पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालवी होंगे। साथ ही आशीष से जानेंगे कि टाटा टेक क्यों बना आज का हीरो ऑफ द डे। लेकिन इससे पहले एक नज़र आज की मार्केट पर, और मार्केट में रिकवरी है लेकिन अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है। 24,072 का हाई है, 23,949 का लो है। बैंक निफ्टी ने 54,500 पर फिर सपोर्ट लिया है, लेकिन आज फिर से एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस है। और आज का स्टॉक ऑफ द डे विदाउट अ डाउट टाटा टेक। आज करीब 10% ऊपर और सीएनबीसी आवाज़ के बिग स्टॉक्स में शामिल। और सुबह हमने बात की थी कि ये एक आज शानदार मुंह दिखाएगा आपको। इसके अलावा कैम 6.5% ऊपर है, वोडाफोन आइडिया 5%, आदित्य बिरला कैपिटल 4.5%, वेदांता कल के अच्छे मौके बाद आज फिर 3% चल रहा है। केन्स टेक, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है। हैल अच्छा चल रहा है आज। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा नहीं कर रहा है? डिलीवरी 4.25% नीचे, वोल्टा 3.5% नीचे, केआई इंडस्ट्रीज़ 3.5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में गिरावट है। और इसके अलावा अगर आप देखें मन्नापुरम, यहाँ पर भी आज आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। हालांकि अब स्टॉक में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ गई, वापस 296 से वापस 306 पर विरो। जय, चलिए ये थी अब तक की छोटी सी समरी बाजार में क्या हुआ इस लगभग पौन घंटे के समय अवधि में। अब एक काम करते हैं, कॉल्स लेना शुरू करते हैं। पैनल से आपके स्क्रीन पे है मानस जी और प्रकाश सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में, और विकास सालू के नीलेश जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव देकर। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए खरीदारी पर फोकस है, दोनों स्टॉक बाय साइड में। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी लंबे समय के बाद यहाँ पर जो लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन था वो निगेट होता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा रिबाउंड हम देख रहे हैं आज के सेशन में। सेटअप पुल बैक के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है और थोड़े बहुत लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी लाइफ को। ऊपरी स्तर पर टारगेट होंगे 615 और 625 के। स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के लोवेस्ट लगभग 586 का, तो 586 के स्टॉप लॉस से 615 625 के टारगेट के लिए खरीदारी करें एचडीएफसी लाइफ में। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है मेटल स्पेस में से जेएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर, जो फिलहाल 1276 पर ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल मेटल स्पेस पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से नजरिया पॉजिटिव साइड में बना हुआ है, और मोमेंटम के लिहाज से जेएसपीएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, जहाँ पे ऊपरी स्तर पर हम यहाँ से एक नया रिकॉर्ड हाई आता हुआ देख रहे हैं। तो इमीडिएट टारगेट 1300 का होगा, उसके बाद 1325 का सेकंड टारगेट होगा। करंट लेवल पर जेएसपीएल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस ना होगा 1263, जो कि आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है। तो जेएसपीएल और एचडीएफसी लाइफ इन दोनों स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, जिंदल स्टील 1278 पे आपका बाय कॉल। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हुए देखने मिलेगा। पहला रहेगा ग्रासिम।
ग्रासिम में हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने मिल रहा है और अभी भी वो सस्टेनेबल लग रहा है मुझे ऊपर में। तो 2970 के टारगेट के लिए ग्रासिम को यहाँ पे बाय करना है, 2790 का स्टॉप लॉस लगाना है। डेली और वीकली दोनों फॉर्मेट पे यहाँ पे एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंसीडर होते हुए देखने मिल रहा है, तो ग्रासिम मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। दूसरा जो बाय कॉल है वो है वारी एनर्जी, जहाँ पे हमने देखा है कि 200 डीएमए के ऊपर फिलहाल तो सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे ही अटकता हुआ देखने मिल रहा है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो वारी एनर्जी मुझे लगता है यहाँ से वापस 3320 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 3190 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है लास्ट 3 दिन से। 3100 से यहाँ से पुल बैक रैली देखने मिल रही है, तो 3090 का स्टॉप लॉस लगाना है और 3320 का टारगेट के लिए वारी एनर्जी को बाय करना। ओके, वारी आपका बाय कॉल है 3149 पे। प्रकाश सर, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरू। स्टॉक का नाम है एम्बर एंटरप्राइज। ट्रेड कर रहा है 8127 पर एम्बर और स्टॉप लगाएंगे करीब 8060 का। टारगेट होगा 8250। दूसरा स्टॉक जो पसंद है, मेरे ध्यान पर आता है, वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ट्रेड कर रहा है 3658 पर, स्टॉप लगाएंगे 3625 पर। टारगेट रहेगा करीब 3720। ओके, सुप्रीम इंडस्ट्री। चलिए मानस जी, आपकी 2 ट्रेड्स रह गई इस समय की, बताइए क्या होंगे आपकी ट्रेड्स? तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन आइनॉक्स विंड पे है, जहां पर कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। 102.50 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 110 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो केन्स पे है। केन्स में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो 4085 के स्टॉप लॉस से केन्स में खरीदारी करेंगे। 4375 तक के टारगेट्स पॉसिबल। केन्स टेक, यहाँ पर एक अच्छा मूव इस समय आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बाइंग है। एक बार मनापुरम वापस लेकर आइए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताना ज़रूरी होता है कि एंट्री और एग्जिट दोनों के मायने हैं। ओपनिंग में एंट्री सही मिली और एकदम सही टाइम पर हमने का व्यू भी लिया कि कवर कर दीजिए शॉर्ट को, क्योंकि वो 2.5-3% का ही मूव था, उससे ज़्यादा का मूव नहीं था और वहाँ से फिर रिकवरी भी आ गई, क्योंकि नंबर पे कोई हाउलर नहीं था, बस वो नंबर की जो इंटरनल्स थे वो मुझे थोड़े से खल रहे थे, इस वजह से। मीनवाइल 1-2 स्टॉक्स और रेडार पर आ रहे हैं, जरा उन पर एक व्यू ले लेते हैं। एक बार वेदांता रखिएगा। अच्छा, वेदांता पे चार्ट चेक नहीं लेंगे क्योंकि इसका चार्ट अब पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुका है, क्योंकि डीमर्जर हो चुका है, तो इस पर कोई व्यू ले नहीं पाएगा कोई चार्टिस्ट। लेकिन एक और स्टॉक जहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है वो है हेल। एक बार वापस हेल रखिए ज़रा। और आज सुबह की हमारी स्पॉटलाइट था, ये 2% ऊपर है यहाँ पर। यहाँ अच्छे मूव्स हैं। और एक RVNL, बस एक आखिरी चेक ले लेता हूँ RVNL पर। विकास जी, RVNL पर कोई व्यू है क्या? जी हाँ, जिस हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे लगता है एक ऊपर में 312 के आसपास एक इम्पोर्टेंट टारगेट देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। 295 का इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है, तो 295 के स्टॉप लॉस में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे व्यू इंट्राडे के लिए मुझे लगता है पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मार्केट पर डिस्कशन करने के लिए ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा मौजूद हैं। इनके पास इन्वेस्टमेंट में 3 दशक का अनुभव है। इक्विटी, फिक्स इनकम जैसी हर एक एसेट क्लास में मिहिर जी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट को लेकर क्या रणनीति है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग, और CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मार्केट इस तरह एक चक्रव्यूह में फंस गया है, एक तरफ FII की सेलिंग और डॉलर रुपी और ब्रेंट क्रूड, लेकिन लोअर लेवल पर शायद एक वैल्यूएशन का सपोर्ट या जो भी कह लें आप, तो लोअर लेवल पर अच्छी रिकवरी भी आती है और मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी बाइंग है। ऐसे माहौल में ओवरऑल मार्केट पर आपका क्या व्यू है अभी? अनुज, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे आपने कहा, दोनों साइड से फोर्सेस हैं। डाउनवर्ड जो फोर्स है FI की सेलिंग है, अपर फोर्स है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक फ्लोज हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैं, वो मार्केट को अच्छा सपोर्ट दे रही है। ओवरऑल एक्चुअली देखें तो जहाँ पे FIs की होल्डिंग ज्यादा है, विच इज मोस्टली जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, इंडेक्स स्टॉक्स हैं बड़े, उनमें हम देख रहे हैं कि प्रेशर ज्यादा है, और जो ब्रॉडर मार्केट है
जहाँ पे रिटेल ओनरशिप है, लोकल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप है, पीएमएस एएफ की ओनरशिप है, वहां पे सपोर्ट थोड़ा बेटर है। और इसकी वजह से हमने जो करेक्शन देखा था मार्च में और उसके बॉटम से जो रिकवरी हमने देखी वो मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छी दिखी, क्योंकि वहां पे एफआई की सेलिंग लिमिटेड रहती है क्योंकि ओनरशिप नहीं है। तो ये बैलेंसिंग सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं लार्ज और मिड दोनों मिला के, तो जो बॉटम बना था और वहां से जब जो रैली हुई है उसकी वजह से जो वैल्यूएशन में बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट मिला था वो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। मार्केट अभी मैं कहूंगा नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ गया है, इतना सस्ता नहीं रहा। खास करके जो स्टॉक्स काफी सारे जो 30-40% भी गेन किए हैं लास्ट 2 महीने में, उनमें मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। फंडामेंट्स अभी भी इंटैक्ट है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स में ऐसी कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है ओवरऑल मैं देखूंगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज की ऑयल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं वो तो अभी भी है। कल रात को हमने देखा कि ऑयल का प्राइस अगेन ऑलमोस्ट हाई पे पहुंच गया है, 110 के ऊपर चला गया है ब्रेंट ऑयल। तो वो अनसर्टेनिटीज मार्केट को शायद कैप रखेंगी। तो मैं कहूंगा कि सपोर्ट अच्छा है, मेरे ख्याल से इंडियन अच्छा होल्ड किया है, लेकिन एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखना चाहिए मार्केट में। पर मेहर जी, आप उस खेमे में है क्या जो मानते हैं कि ये व्यवस्था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है या फिर तनातनी जो यूएस और ईरान के बीच में है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और मतलब 1.5-2 महीने 3 महीने के अंतराल के बाद क्रूड में एक बड़ा रिवर्सल आएगा? कहने का मतलब ये है, अगर आपका प्रोस्पेक्टिव थोड़ा बड़ा है तो ऑयल एसेट्स वाली कुछ कंपनियों पर क्या काउंटर कॉल लेनी चाहिए क्या? कौन सी कंपनी आपने बोला? ऑयल एसेट्स पूरी अगर आप देखिए, मैं इनफैक्ट फर्स्ट इंस्टेंस ओएमसीज का रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ आपके इस तरफ इंडिगो सामने। क्या काउंटर कॉल लेने का वक्त है इनमें? मेरे ख्याल से अभी इट्स अ बिट अर्ली कॉन्ट्रा कॉल लेने की वजह से, क्योंकि सिचुएशन जो लग रही थी कि शायद सीज फायर होल्ड करेगा वो कल रात को डिस्टर्ब हुई है, इसकी वजह से ऑयल ने स्पाइक किया है। तो मैं कहूंगा बहुत अग्रेसिवली ऑयल नीचे जाएगा ये कॉल लेना मेरे ख्याल से अभी इतना रैशनल नहीं है। आई थिंक वी शुड जस्ट टेक इट बाय द डे। और एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि अनसर्टेनिटीज गई नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी बड़ी है 1-2 दिन में। उसकी वजह से मैं कहूंगा कि बहुत अग्रेसिव कॉल्स ना ले। ओएमसीज का ये है कि इवन इफ प्राइसेस करेक्ट अपवर्ड बाय 5-10 रुपीज, फिर भी जो लॉसेस हो रहे हैं मार्केटिंग मार्जिन में वो अभी भी काफी सब्सटेंशियल है। तो इवन एट 5-10% हाइक इन प्राइसेस जो लॉसेस है वो मेकअप शायद नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से मैं अभी भी कॉशियस रहूंगा। ओके, मेहर जी, एक सेक्टर जो भारत की मार्केट की रीढ़ की हड्डी रहा पिछले 20 साल से, वहाँ बहुत मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, आईटी। इसमें अब आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स ना सिर्फ मल्टी ईयर लोज पर हैं, वैल्यूएशंस तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर हैं। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा आईटी में शायद जो पेसिमिज्म थी एआई को लेके वो ओवरडन हो गई थी। और मैं कहूँगा करीबन जो 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस की स्टॉक्स ने दिखाया है उसकी वजह से वैल्यूएशंस और ग्रोथ का इक्वेशन थोड़ा अच्छा बैठ रहा है। और खास करके ऐसी सिचुएशन में जहां पे यूएस इकोनॉमी एक्चुअली रिलेटिवली स्पीकिंग बेटर कर रही है, यूएस टेक जो है वो भी रिलेटिवली बेटर कर रहा है, यूएस में फाइनेंशियल्स अच्छे कर रहे हैं। तो यूएस इकोनॉमी को ये जो ऑयल की सिचुएशन है उसकी वजह से नेट नेट इतना नुकसान नहीं हुआ है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप वहां देखेंगे तो उनकी मार्केट तो टेक के लिंक की वजह से ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। तो ऐसे माहौल में जहां एक्सपेक्टेशंस बहुत ही लो हो गए थे आईटी सर्विसेज कंपनीज में, वैल्यूएशंस रीजनेबली करेक्ट हो गए थे, तो उसमें मैं कहूंगा अनसर्टेन मार्केट जहां पे रुपी भी डिप्रिशिएट हो रहा है उसमें ये एक डिफेंसिव प्ले की तरह मार्केट इसको ले रही है। हमारा स्ट्रक्चरल स्टांस तो अंडरवेट है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज का वो इतना इनोवेटिव नहीं है और जो एआई का जो थ्रेट है वो अभी भी है। लेकिन टैक्टिकली मैं देखूंगा तो एक एंट्री पॉइंट मिला है। उसकी वजह से मैं देखूंगा कि जब मार्केट डाउन जाता है तो आईटी स्टॉक्स इतने अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद ओवर पेसिमिज्म हो गई थी बाजार में। और मैं कहूंगा टैक्टिकली जो बहुत ही अंडरवेट जो हम थे उससे हम न्यूट्रल पोस्चर पे आए हैं। अभी भी माइल्ड अंडरवेट है लेकिन इतना अंडरवेट नहीं पहले के कंपैरिजन में। मिड कैप आईटी में अभी भी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, स्टॉक पिकिंग का स्कोप है, तो वहां पे हमारा फोकस ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी।
ओके, मिड कैप आईटी में फोकस ज़्यादा है। दूसरी स्पेस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो है कैपिटल मार्केट स्पेस। यहाँ पर चाहे आप एक आध एक्सेप्शन छोड़ दें, सीडीएसएल जैसे, ज़्यादातर कंपनियों के शानदार नंबर्स आए और ज़्यादातर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर हैं इस समय। यहाँ आपका क्या व्यू है? सो कैपिटल, जैसे मैंने कहा, आईटी में हमारा स्ट्रक्चरल व्यू नेगेटिव है, अंडरवेट है। कैपिटल मार्केट्स में हमारा स्ट्रक्चरल व्यू पॉजिटिव है, और उसकी मेन वजह यह है कि इंडिया जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, सेविंग्स बढ़ता है, तो ऑल द कैपिटल मार्केट लिंक्स प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, डिपॉजिटरीज, आरएनडी एजेंट्स, सारी जो इकोसिस्टम है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपैरिजन में और ज्यादा फास्ट स्ट्रक्चरली ग्रो करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल पेनिट्रेशन अभी भी चल रहा है। दूसरी बात ये कि जो एक्सचेंजेस और ब्रोकरेजेस हैं वो वॉलेटिलिटी पे ज्यादा प्ले करती है, और हमने देखा है कि जैसे कमोडिटीज में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जैसे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो ट्रेडिंग वगैरह में भी इसकी इंपैक्ट पॉजिटिवली आती है। तो उसकी वजह से भी एक अनसर्टेन मार्केट में ये कंपनीज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड भी है। तो कैपिटल मार्केट्स इन जनरल हम पॉजिटिव रहते हैं स्ट्रक्चरली, और टेक्निकली भी हमने देखा है ये वोलेटाइल टाइम्स में ये स्टॉक्स अच्छे होल्ड अप कर रहे हैं। अच्छा, मेहर जी, अभी मेरा पिछला प्रश्न क्रूड के इर्द गिर्द केंद्रित था। क्रूड जब बढ़ा तो हमने पीएसयू बैंक को, अगर आप देखें, थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में रिट्रेसमेंट उनमें तो दिखा, लेकिन फाइनली ये जो ईसीएल नॉर्म्स जो 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे, प्रभावित होंगे, अंडर दीज टू सर्कमस्टेंसेस, क्रूड एंड ईसीएल नॉर्म्स, आप पीएसयू बैंक्स पे टेक क्या रखते हैं? क्योंकि प्रश्न ये है, पूछ रहा हूँ क्योंकि ये एक सबसे मजबूत धड़ा था बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लाने में। इस बार प्राइवेट बैंक का कोई किरदार नहीं था बहुत बड़ा, इस बार था पीएसयू बैंक का किरदार। एसबीआई को देखिए क्या शानदार प्राइस परफॉर्मेंस थी। आप कैसे डील कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स को इस वक्त? तो लॉन्ग टर्म में देखें तो हम टिपिकली पीएसयू बैंक में कम पॉजिटिव रहे कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लेकिन जिस तरह से पिछले 1-2 साल में डेवलपमेंट्स हुई है, और जिस तरह से पीएसयू बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट को सुधारा है, कैपिटलाइज किया है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अब जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस था बिटवीन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स, वो डिफरेंस इतना नहीं रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करी है ऑटोमेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंटरफेसेस में। तो मेरे ख्याल से जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन डिफरेंस आ रही थी बिटवीन पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो 2 वजह से थी। एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज्यादा ग्रोथ दिखा रही थी रिटेल साइड में खास करके, और दूसरी उनकी टेक्नोलॉजी परसेप्शन ऐसी थी कि सुपीरियर है। लेकिन ये दोनों चीजें अब मैं कहूंगा कन्वर्ज हो चुकी हैं। पीएसयू बैंक्स भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी वो थोड़ी कम हुई है, पीएसयू नॉर्मलाइज करके ग्रो कर रही है, और वैल्यूएशन डिफरेंस जो था वो काफी ज्यादा था। तो मेरे ख्याल से अभी भी पीएसयू बैंक्स में स्कोप है, क्योंकि उनकी जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है, ब्रांच नेटवर्क है, वो अभी भी काफी स्ट्रांग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग वगैरह है वो उनकी कॉम्पिटिटिव है। तो अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन डिफरेंस की वजह से पीएसयू बैंक्स में अभी भी आउट परफॉर्मेंस की सिचुएशन बन सकती है। ओके, अच्छा, पीएसयू बैंक्स पे आपका टेक क्लियर हो गया। एक मेटल्स, ये बास्केट ऐसी स्ट्रांग रही मेहर जी की, जिसने पैसा बना के दिया बोथ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भी। अभी भी अगर आप देखें मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। मेटल्स पे आपका सेंस क्या कहता है इस वक्त? मेटल्स पे हमारा अगेन लॉन्ग टर्म व्यू इतना पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट इनहेरेंट फिलॉसफी है वो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जहां पे हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ देखते हैं। तो मेटल्स टिपिकली जो होते हैं कमोडिटी होते हैं, तो सिक्लिकल होते हैं, अप एंड डाउन साइकिल्स होते हैं। लेकिन टैक्टिकली मैं कहूँ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मेटल्स हैं, खास करके एल्यूमिनियम है, टू सम एक्सटेंट स्टील ऑल्सो, उसमें एनर्जी का कंपोनेंट काफी ज्यादा होता है, और जब एनर्जी का कंपोनेंट ज्यादा होता है तो मेटल्स बिकम अ प्ले ऑन एनर्जी प्राइसेस, नॉट ओनली द कमोडिटी साइकिल पर से। गवर्नमेंट खास करके स्टील वगैरह में हैज अप्रिशिएटेड कि जो चाइनीज डंपिंग थी उसको हमें काउंटर करना है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है इन टर्म्स ऑफ एंटी डंपिंग, सीवीडी ड्यूटीज वगैरह लगा के। तो एक टैक्टिकल मैं कहूंगा, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस अभी भी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट का भी रवैया पॉजिटिव है, तो अब टैक्टिकली मैं कहूंगा कि मेटल्स में हमारा व्यू न्यूट्रल टू पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेटल्स में न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है। मेहर जी,
ऑटो स्पेस में और एफएमसीजी स्पेस में बड़ी रैली हुई थी वो जीएसटी कट के बाद। उसके बाद हमने थोड़ी करेक्शन देखी, बड़ी करेक्शन देखी। ऑफ लेट फिर से कुछ स्टॉक्स में एक हल्का सा इंटरेस्टिंग मोमेंटम देखा हमने, चाहे मारुति हो, लीवर हो, नेस्ले हो, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए इनके। यहाँ पर आपका क्या व्यू है इन दोनों सेक्टर्स पर? सो ऑटो में हम जनरली पॉजिटिव रहते हैं, खास करके ऑटो एंसिलरीज में, क्योंकि ऑटो ओईएम्स जो है वो थोड़े सिक्लिकल होते हैं, तो उसमें सेगमेंट बाय सेगमेंट देखना पड़ता है। टू व्हीलर्स का अलग डायनेमिक्स होता है, कार्स का अलग डायनेमिक्स है, कमर्शियल व्हीकल्स का अलग डायनेमिक्स है, मोटरसाइकिल्स में भी यू हैव द प्रीमियम वंस एंड द नॉट सो प्रीमियम वंस। तो अलग अलग तरीके से उनके डायनेमिक्स हम देखते हैं। लेकिन तो और हम वैसे देखें तो टू व्हीलर्स में और खास करके ईवी टू व्हीलर्स में ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि हमें वहां पे स्ट्रक्चरल ग्रोथ ज्यादा दिखती है। ऑटो एंसिलरी की अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन बढ़ रही है, तो ऑटो एंसिलरीज आर अ बेनिफिशियरी नॉट ओनली फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑटो इंडस्ट्री बट वैल्यू एडिशन ऑफ द कंपोनेंट्स। एंड हमारे जो ऑटो एंसिलरीज हैं वो न सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस को एक्सपांड कर रही हैं, नए प्रोडक्ट लाइंस में भी जा रही है, और खास करके इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, सेफ्टी फीचर्स और इंटरेक्टिव फीचर्स जो है उसकी वैल्यूएशन काफी हो रही है। तो ऑटो एंसिलरीज की जो ग्रोथ है हमें लगता है ऑटो सेक्टर से काफी ज्यादा रहेगी। तो ऑटो एंसिलरीज में हमारा ज्यादा पॉजिटिव रवैया रहता है। एफएमसीजी में मुझे लगता है कि एक टैक्टिकल प्ले बन रहा है, अगेन काफी टाइम से अंडर परफॉर्म करता है। हमारा स्ट्रक्चरल व्यू भी नेगेटिव रहता है एफएमसीजी में, क्योंकि ये हमें 3-4% से ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ वाली इंडस्ट्री नहीं लग रही है, खास करके जो लार्ज कैप एफएमसीजीज है। लेकिन उसमें एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, प्रीमियमाइजेशन की वजह से अच्छे ग्रोथ दिखाए हैं, तो वहां पे हम फोकस ज्यादा करते हैं। बट एज अ सेक्टर वी आर अंडरवेट। ओके, चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यूज शेयर करने के लिए। अब बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की, टाटा टेक। और स्टॉक इंटरडे में 10% तक ऊपर गया, अभी भी करीब करीब 7-8% ऊपर है और 7.25% ऊपर इस समय। आशीष से समझते हैं कि आखिर क्यों भागा ये स्टॉक इतनी तेज़ी से। आशीष बताइए। सर, नंबर बहुत बढ़िया देखने को मिले थे और ये स्टॉक बहुत बीटन डाउन है। याद होगा सबको कि आईपीओ के समय बहुत बड़ा हाइप था, लेकिन उसके बाद देखें तो एकाएक गिरावट है। अब आप साल की शुरुआत से देखें, एक साल में देखें, पिछले 5 साल में देखें, तो स्टॉक ने पैसा बनाकर नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। इनफैक्ट कई क्वार्टर से देखें तो जो अर्निंग्स का एक ट्रेंड भी देखने को मिल रहा था, ये भी बहुत सबड्यूड था। लेकिन अब फाइनली आप देखें तो यहाँ पर नंबर्स बहुत बढ़िया देखने को मिले और इनफैक्ट क्वार्टरली बेसिस पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और पैट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू 15% की ग्रोथ देखने को मिली है, एबिट 31% बढ़ा है और ये जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है मार्जिन लेड है, क्योंकि 11.9% से एबिट मार्जिन बढ़कर 13.1% के देखने को मिले हैं। मुनाफे का आंकड़ा 204 करोड़ है, हालांकि इसमें देखें तो 56 करोड़ का वन टाइम जो एडजस्टमेंट है, इसके बेसिस पर भी देखें तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन मार्केट को सबसे ज़्यादा पसंद आया इनकी जो ग्रोथ आउटलुक और कमेंट्री यहाँ पर दी है मैनेजमेंट ने, ये मार्केट को पसंद आई है। एक तो ये बता रहे कि FY27 में डबल डिजिट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है और जो एबिट मार्जिन का आउटलुक है ये इन्होंने बढ़ाया, जो FY26 में 15.7% था, अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया है। और ये बता रहे हैं कि जो मार्जिन एक्सपेंशन है इसके पीछे कई सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो AI का एफिशिएंसी है, इसका भी बड़ा योगदान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो फिलहाल तनाव चल रहा है, इसका इम्पैक्ट कोई भी फाइनेंशियल्स पर या फिर डिमांड पर या फिर जितने भी ग्लोबल ऑटो कंपनीज हैं इनके केपेक्स के ऊपर कोई असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है। इनफैक्ट एक बड़ी चिंता का कारण था टाटा टेक के लिए कि BMW की तरफ से बिजनेस कम आ रहा था, लेकिन अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो इसमें भी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सिर्फ एक दिक्कत की बात है जो कि कुछ ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स हाईलाइट भी कर रही हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। हालांकि जब KPIT टेक के नतीजे आ जाएंगे तब थोड़ी सी और फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी, एक कंपैरेटिव आपके पास होगा और गाइडेंस के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी। लेकिन फिलहाल FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक फिलहाल 27 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखें तो बड़ी आई है। ओके, शुक्रिया आशीष। टाटा टेक आज का हीरो ऑफ द डे 637 पर रेट करता हुआ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे। मीनवाइल निफ्टी डीलों की डायरेक्टरी में आ गया, इट्स 23982। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश नमस्कार। राजेश, सेटअप के अनुसार अब आपका व्यू क्या है मार्केट्स पे और क्षमा चाहूँगा,
आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं इस वक्त? तो गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो निफ्टी में तो हमें लगता है अभी और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। निफ्टी ने एक अटेम्प्ट जरूर लिया था 24,300 400 की ट्रेजेक्टरी को सरपास करने का, लेकिन वो हमने देखा कि मल्टीपल टाइम वहां से फेल होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अभी और समय यहाँ पे एक रेंज में ही बिताते हुए दिखेगी निफ्टी। ऑन द डाउन साइड 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि अगर सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट अब हम 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही होवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में। तो 23,800 एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर हमें लगता है निफ्टी में सप्लाई प्रेशर और बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक हो चला है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। जिस तरीके से हमने हायर साइड से गिरावट देखी है और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल चुका है। यहाँ पे लार्ज कैप बैंकिंग बास्केट से अभी भी पार्टिसिपेशन नहीं आते हुए देखने को मिल रहा है। काफी सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट का मोमेंटम है। कुछ थीम है जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है, जहाँ पे जिसमें कि मेटल एक थीम है जहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी कंटिन्यूटी बनी हुई है और यहाँ पे काफी कुछ अपॉर्चुनिटी अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक बनी हुई है। वहीं हमें लगता है कैपिटल गुड्स दूसरा थीम है जहाँ पे मोमेंटम अभी भी बना हुआ और यहाँ पे भी काफी स्टॉक्स एक अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रहे। पावर तीसरा स्पेस है जहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। और चौथा जो थीम हमें पसंद आ रहा है वो है कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। तो ये 3-4 पॉकेट है जहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है और नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे काफी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक बनी हुई है। रही ट्रेड की बात तो हमें लगता है यहाँ पे 2 स्टॉक आइडिया जो अभी हम फोकस कर रहे हैं उसमें पहला स्टॉक मेटल स्पेस का ही है और उसमें हमें लगता है स्टील अथॉरिटी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। मंथली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ यहाँ पे रजिस्टर किया है। स्टॉक अपने हायर बैंड की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला और हमें लगता है जिस तरीके का इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने ये स्टॉक पोजिशनली हमें पसंद आ रहा है और हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के टारगेट 198 से लेके 205 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 182 के आसपास। वहीं हमें दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ईएमएस स्पेस से और उसमें हमें लगता है अंबर इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पिछले 5-6 हफ्तों से निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है और हमें लगता है जिस तरीके की प्लेसिंग है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। तो पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 8,600 से लेकर 8,700 की तरफ। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7,950 के आसपास। ऑलराइट, चलिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ देने के लिए। निफ्टी लेकर आइए एक बार ज़रा हम वापस डे लो की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी डे लो से सिर्फ 25 पॉइंट दूर हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है और बैंक निफ्टी भी वापस एक बार 54,500 के नीचे और नॉर्मली आप अगर सेकेंड टेस्ट एक सपोर्ट का करते हैं तो वो टूट जाता है तो एक रिस्क बढ़ता है वहाँ पर और एडवांस डिक्लाइन भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है और अब डिक्लाइंस के फेवर में आ गया है। तो एक एक्सपायरी वाले दिन थोड़ी सी मार्केट में वीकनेस बढ़ती हुई और कारण क्रूड, हालांकि क्रूड हल्का से नीचे आया है लेकिन फिर भी डॉलर रुपये देखिए आप 95.36 पर है। ये फ्रेश ऑल टाइम लो है और क्लियरली एक चीज़ आपको फिर बता रहा है कि जो रैली हुई थी डॉलर रुपये में वो बिल्कुल नहीं टिकी और शायद यही एक इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पर भी है। इस शो को समेट रहे हैं, इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।